हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025-26 की नई वैकेंसी आउट हो चुकी है। पूरे 32,679 पदों पे इसकी वैकेंसी निकल चुकी है। यदि आप सिंपल 10वीं पास हैं और आपकी एज 18 से लेकर 22 के बीच में है तो ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। कल 31 दिसंबर से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, जो कि पूरे 30 जनवरी तक चलने वाले हैं, यानी एक महीने का समय आप सभी के बीच होने वाला है। तो आज इससे साथ ही हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की पिछले 5 वर्षों का पूरा पेपर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो आपका 2024 में पेपर हुआ था उसको देखने वाले। लगभग 12 शिफ्टों में पेपर हुआ था। सबसे पहले तो 17 और 18 फरवरी को पेपर हुआ था, लेकिन उसके बाद री एग्जाम हुआ था जो कि 24 अगस्त से 31 अगस्त तक हुआ था। तो आज हम लोग पहले 31 अगस्त के पेपर को देखेंगे। तो देखिए कैसे आपके पूरे 1 से लेकर 150 प्रश्न पूछे गए थे। काफ़ी अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये टारगेट करेंगे कि जो आपका 1 महीने तक फॉर्म फिलअप चलने वाला है, इसी में हम लोग पिछले 5 से 6 साल का पूरा पेपर को कवर करेंगे। तो आप जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में 38 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं, 37 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं, 38 क्वेश्चन मैथ के और 37 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के। तो इस तरह से पूरे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस बार तो आपका माइनस मार्किंग भी नहीं होगा। 2 घंटे में आपका पूरा पेपर होगा, जो कि 150 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन सही करने पे आप सभी को 2 नंबर मिलता है, यानी 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और इसका पेपर मान के चलिए 5 से 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बीच में तो 25 और 26-27 अप्रैल को यूपी होमगार्ड की भी एग्जाम होनी तय हो चुकी है। एग्जाम डेट आ चुका है, तो उसके बाद ही यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा। तो आज जैसे हम लोग एक एक सेट को लगातार डिस्कस करेंगे। एक दिन में 2 क्लास अपनी होगी। तो देखिए पिछले वर्षों में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, काफ़ी अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को हम लोग एक एक शिफ्ट का हल करते चलेंगे साथ में। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, डेली हम आपको टारगेट देंगे। आज के इस टारगेट में लगभग आपका 70 प्लस स्कोर होना चाहिए, वो अपना लास्ट में स्कोर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग पहले शिफ्ट का सोल्यूशन देखते हैं। तो अपना हर एक प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? तो मीर कासिम को हराया था। पहले का सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ब्रुसेल्स शहर में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो ये अनुच्छेद 352 के तहत कर सकते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों पहले हम लोग जो पिछले वर्षों का पेपर देखेंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद जो अपनी नए प्रैक्टिस सेट शुरू होगी उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से आराम से के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? जैसे कि आईजीएसटी है, उसके बाद सीजीएसटी है, यस जीएसटी है, लेकिन क्यों जीएसटी नहीं है भाई? तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन की उपयोग किया जाता है? बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन की उपयोग किया जाता है? तो कोयला को उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को। कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य प्रसिद्ध है मोहिनीअट्टम नृत्य के लिए। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFMSM कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में शुरू किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? तो देखिए भाई, ये आपके पेपर में आया हुआ सवाल है। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? तो आप सभी को मालूम है कि पलाश है। ऑप्शन ए
बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? यानी ब्यास जो नदी है उसका प्राचीन नाम क्या है? तो बिपाशा नाम है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। और आगे बढ़ने से पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से अपनी तैयारी हम लोग ग्रुप में करने वाले हैं। लगभग इस सीरीज में हमें 10,000 से 15,000 भाइयों को ऐड करना है। तो जितना हो सके, जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर उनको शेयर करिए, प्लस आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जैसे क्लास अपलोड होगी तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी। तो इसलिए भाई सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लेंगे। लगातार 2 क्लास आप सभी के बीच आएगी, वो डेली आपको हम शेड्यूल बता देंगे कि कब कब किस टाइम पे आपको क्लास मिलने वाली है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? तो याद रखिए कपास नहीं है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो जापान देश को जाना जाता है उगते सूरज की भूमि के नाम से। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सीबी रमन थे। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? इन महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है, बिल्कुल अलग है? तो भाई याद रखिएगा लेब्राडोर बिल्कुल अलग है, भिन्न है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। ताजमहल का पीलापन क्या प्रभाव होता है? किसका प्रभाव है जो ताजमहल का पीलापन हो जाता है? तो भाई अम्ल वर्षा का यह प्रभाव है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? 2016 में तो नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी का दूसरा नाम ही विमुद्रीकरण है। तो इसके दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो अरुण जेटली थे। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। और आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों का आंसर भी देते चलेंगे, इससे आपको ये पता चलेगा कि हमारी तैयारी कैसे चले। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का रियल क्वेश्चन हो रहा है आप सभी के सामने। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्क संगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो किसने सप्तांग राजनीतिक तर्क संगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो कौटिल्य ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को हल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल के हमें यूपी जीके भी साथ में लेकर चलना है। तो यूपी जीके क्लास आपको अलग से हम प्रोवाइड करेंगे। जैसा आप कहिए मिक्स क्लास आपको दे या चैप्टर वाइज दे, टॉपिक वाइज दे, जैसा आप प्रीफर करें वैसा क्लास आप सभी को मिलेगी, लेकिन यूपी जीके साथ में लेकर चलनी है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो विधान परिषद कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखिए संस्कृत शामिल है, तमिल भी शामिल है, उर्दू शामिल है, लेकिन अंग्रेजी शामिल नहीं है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक कौन है? प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक कौन है बताइए? तो अभिनव गुप्त हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस।
डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 340 है वह किससे संबंधित है? तो पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 340। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू किया गया? भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू किया गया था? 2005 में लागू किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था? तो बताइए किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को बिल्कुल सफलतापूर्वक उतारा था? तो वर्ष 1969 में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी खिलजी वंश की स्थापना। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है यानी मुख्यालय? तो ये न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को। स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो बागवानी और शहद के उत्पादन से स्वर्ण क्रांति का संबंध। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31। कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? बताइए, कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है कांगो घाटी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? नागालैंड की राजधानी क्या है? आप सभी से कैपिटल भी पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस बार तो भाई आप सभी को वर्तमान में कौन क्या वो भी तैयार करना है, प्लस सभी स्टेट के राज्यपाल भी अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, प्लस मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो तो भाई आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस बार आपके पेपर में नए सवाल जुड़ने वाले हैं। बताइए, नागालैंड की राजधानी क्या होती है? ये सवाल आप सभी से गलती नहीं होना चाहिए, कोहिमा होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 33। प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को। त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल थी? त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल थी? तो गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह एक पहल थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35। मानवाधिकार किसके पास है? मानवाधिकार किसके पास होती है आप बताइए? तो भाई सब लोगों के पास होती है मानवाधिकार। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? बताइए, ये भी सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? तो रूस देश है। क्या आप बता सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस नंबर का देश है? कमेंट सेक्शन बताइए, ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। बताइए आप सभी लोग। ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 37। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, किस वर्ष में? तो 1951 में लागू की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 38 को। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है? तो कैनबरा होती है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, यानी कोशिका का पावर हाउस। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 40। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चीनी संस्थान यानी NSI कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चीनी संस्थान
कहाँ पर स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 को। भारत के संविधान के किस अनुसूची के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं? भारत के संविधान के किस अनुसूची के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं? तो भाई सातवीं अनुसूची के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों इसी तरह आप सभी के पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम आपको डेली याद दिलाते चलेंगे, जो लोग फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे सबको फॉर्म अप्लाई करना है भाई, ध्यान रखिएगा। आप लास्ट में नहीं फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जानते हैं कि लास्ट में जाएंगे तो सर्वर लो हो जाता है, उसी टाइम सभी स्टूडेंट भरने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले सभी डॉक्यूमेंट रेडी करके 1 हफ्ते में फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, ठीक है, आपके लिए बेस्ट रहेगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, आप बताएंगे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 को। किस खनिज को बरीड सनशाइन यानी दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है? किस खनिज को बरीड सनशाइन यानी दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है? कोयला को जाना जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भाई विद्रोहियों का सैन्य दमन, ये भाई जो आतंकवादी विरोधी अभियान का ये पहला उद्देश्य है, विद्रोहियों का सैन्य दमन था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 को। मृच्छकटिका यानी छोटी मिट्टी गाड़ी किसने लिखी थी? बताइए, मृच्छकटिका किसने लिखी थी? सिंपल सवाल है, तो शूद्रक के द्वारा लिखी गई थी मृच्छकटिका। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या रखी गई थी? तो 30 दिसंबर रखी गई थी अंतिम तिथि। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो देखिए, करेंसी नोट जारी करना ये आरबीआई का काम होता है। मौद्रिक नीति का संचालन ये भी आरबीआई काम होता है। विदेशी मुद्रा का जो विनियमन होता है ये भी आरबीआई काम होता है। लेकिन जो शेयर बाजार को विनियमित करना ये भाई सेबी का काम होता है, आरबीआई काम नहीं होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। सेबी की बात करेंगे तो 1992 इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाते हैं, किस डेट को? तो 5 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, प्लस ये क्या करेंगे कि आप डेली क्लास करेंगे भाई, ठीक है। आईजीएसटी में आई का क्या अर्थ होता है? आईजीएसटी में आई का क्या अर्थ होता है? तो भाई एकीकृत होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, बताएंगे आप लोग। जैसे भाई आप सभी यूज करते हैं, फेसबुक सोशल मीडिया है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, लेकिन नौकरी क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 19 देता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? बताइए, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जोसेफ प्रिस्टली ने की थी ऑक्सीजन की खोज। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। सिंधु जल संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? सिंधु जल संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1960 में किए गए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55 को।
कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण है? कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण हो जाती है? बताइए, ऑप्शन पढ़िए। तो भाई याद रखिएगा, जो आय होता है ना, असमानता के कारण। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 को। ख ग फ ध्वनियाँ किस भाषा की हैं? बताइए, हिंदी के सवाल भी आपको जरूर चेक करना चाहिए कि कैसे पेपर में सवाल पूछे गए थे, और इस बार भी सेम पैटर्न है, यही टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, तो हिंदी के भी क्वेश्चन आपको देखना जरूरी है। ख ग फ ध्वनियाँ जो है ये किस भाषा की है बताएंगे? तो ये अरबी भाषा की हैं, अरबी फारसी की भाषा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 को। अर्धविराम का सूचक चिन्ह बताइए कौन सा? अर्धविराम आप कैसे लगाते हैं? अर्धविराम एक आप ऐसे बिंदु देते हैं और छोटा से नीचे करते हैं, यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर बताइए। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे आप लोग? बताइए। तो आ का प्रयोग करेंगे भाई, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं बताइए? तो 5 प्रकार के होते हैं स्वर संधि। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को। अर्धेय शब्द का समभिन्नार्थक क्या होता है? अर्धेय शब्द का समभिन्नार्थक क्या होता है? तो भाई पूजनीय होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को। कारक के कितने भेद होते हैं बताइए? कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं कारक के। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, यानी इस वाक्य में जो से है वो कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को कर से, यानी भाई ये आपको याद होगा तो बता सकते, लेकिन अपदान हो जाएगा भाई, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा शब्द इन वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो ये तत्सम वर्ग में आता है परीक्षा शब्द। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 64 को। अन्या से अनन्या किसकी रचना है बताइए? अन्या से अनन्या यह किसकी रचना है? तो प्रभा खेतान की रचना है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 65 को। निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो बताइए वो कौन सा वाक्य है कि जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? वह लड़का विद्यार्थी है, इसमें से विशेषण का प्रयोग हुआ है भाई। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी, इसमें भी हुआ है। वह परिश्रमी भी है, वह विद्यार्थी है, ये तो सिंपल भाई, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो भाई उल्लेख है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? तो भाई जो है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 को। इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है? बताइए भाई, इनमें से कौन से रचनाकार तुलसीदास नहीं है? जैसे कवितावली तुलसीदास की है, रामचरितमानस ये भी है, विनय पत्रिका ये भी, लेकिन जो खुमान रासो है ये तुलसीदास की रचना नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 69 को। निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है? बताइए, इनमें से किस रस का स्थायी भाव क्रोध होता है? तो रौद्र रस का भाई, नामी है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 को। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को आपको पहचानना है, इनमें से कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, अपेक्षा उपेक्षा है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। स्वर्ग पृथ्वी हरिण किस शब्द के अनिकार्थी हैं? स्वर्ग पृथ्वी हरिण किस शब्द के अनिकार्थी हैं ये सब?
तो गौ के हैं। किसके भाई? गौ के। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 72 को। पंकज में कौन सा समास है? बताइए पंकज में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है पंकज में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 73 को। कर्मवाच्य में प्रधान कौन सा होता है? कर्मवाच्य में प्रधान होता है तो कौन सा होता है? तो कर्म होता है भाई प्रधान। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 74। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या होती है? विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या होती है? तो अधिनियम होती है भाई। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 75। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होगा? चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होगा? तो द्विज कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आज का ये पहला पार्ट आपका पूरे 75 क्वेश्चन, जो 38 क्वेश्चन जीके के और 37 क्वेश्चन हिंदी कहते हैं, वो 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्लास आपको हम देंगे जो मैथ और रीजनिंग मिलेगा, उसमें लगभग हम आपको 75 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो आपको डेली क्लास मिलेगी, लगातार क्लास आएगी। पहले तो हम लोग इन पिछले एक महीने में जो आपका पूरा पेपर 5 सालों में हुआ उसको कवर करेंगे एक एक शिफ्ट का काफ़ी अच्छे तरीके से, प्लस इसके अलावा नए नए प्रैक्टिस सेट को भी कंप्लीट करते चलेंगे। तो आपका क्या काम होगा? डेली क्लास करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। नोटिफिकेशन को ऑन करिए, बगल में देखिए नोटिफिकेशन ऑल पे दिया होगा, उसको प्रेस करके दबा दीजिएगा। जैसे क्लास अपलोड होगी तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी की पास जाएगी। प्लस इसका हम आपको डेली का PDF प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम पे अपना लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डेली आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। सबसे पहले आप लोग फॉर्म भी अप्लाई कर दीजिए। कोई भी डाउट आती हुई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। प्लस आज आपका एज रिलैक्सेशन के लिए ट्विटर कैंपेन किया गया 10 बजे, तो सभी लोग हैशटैग यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन का टैग करिएगा। नंबर 1 ट्रेंडिंग बनाना है, सबको करना है, ठीक है। क्योंकि 3 साल का आयु नहीं मिली है, जो मतलब एज से बहुत बाहर हो रहे हैं, तो उनके लिए भाई, तो इसलिए आप लोग आज जरूर जोड़िएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते, मिलते हैं शाम में एक और नई क्लास, आपकी रीजनिंग क्लास आएगी, ठीक है। उस क्लास को भी आप ज्वाइन करेंगे। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।